हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपू यादव। डीपी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ जो कि हम चला रहे हैं हिंदी की क्लास, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा से पढ़ने से पहले उससे पहले हम बात कर लेते हैं पद। पद क्या है? पद शब्द और पद के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, जब शब्द जो है स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे शब्द कहते हैं। और जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पद कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पद। पद के कितने भेद हैं? पद के 5 भेद हैं। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया क्या है? ये विकारी शब्द हैं। क्या है? विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द क्या है? अविकारी शब्द है अव्यय। अविकारी शब्द क्या है? अव्यय। अब बात कर लेते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द क्या है? वह शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द कितने हैं? 4 हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द अव्यय हैं। अविकारी शब्द कितने हैं? अव्यय। अब बात कर लें अविकारी शब्द के भेद कितने हैं। तो अविकारी शब्द के भेद 4 हैं। कितने हैं? 4, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? संज्ञा के बारे में। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम प्लस ज्ञा। संज्ञा को हम तोड़ लें, सम प्लस ज्ञा। सम मतलब होता है सम्यक, ज्ञा मतलब ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। संज्ञा का दूसरा पर्याय होता है नाम। संज्ञा का दूसरा पर्याय क्या है? नाम है। अब परिभाषा देख लेते हैं। मेन परिभाषा क्या बनती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अन्य पॉइंट। हिंदी के शब्दों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? संज्ञा के द्वारा होता है। हिंदी के शब्दों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? संज्ञा के द्वारा होता है। और बात कर लेते हैं संज्ञा के भेद कितने हैं। संज्ञा के भेद हैं 3 या फिर 5। किस प्रकार? यदि पूछ ले संज्ञा के भेद कितने हैं तो 5 लगाना। यदि पूछ ले प्राचीन मान्यता के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं तो प्राचीन मान्यता के आधार पर संज्ञा के भेद हैं 5। या फिर पूछ ले अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं तो 5। प्राचीन मान्यता के आधार पर पूछ ले या फिर अर्थ के आधार पर भेद पूछ ले तो संज्ञा के भेद कितने होंगे? 5 भेद होंगे। यदि पूछे इसे आधुनिक मान्यता के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं तो आधुनिक मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के भेद हैं 3। कितने हैं? 3। या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं? 3। पूछ लेता है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद हैं 3। या फिर पूछ ले कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के भेद कितने हैं तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के भेद हैं 3। अब बात कर लें प्राचीन मान्यता के आधार पर संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं। व्यक्तिवाचक, जातवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। आधुनिक मान्यताओं या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातवाचक और भाववाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक को हटा दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं जो समूहवाचक और जातवाचक है। जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक है इसको हम भेद मान लेते हैं जातवाचक का। इसलिए आधुनिक मान्यताओं या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद मान लेते हैं? 3 भेद मान लेते हैं। अब बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति,
वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर जिसे व्यक्ति दुनिया जिससे जैसा व्यक्ति कोई ना हो, जैसे कि हिमालय जैसा कोई नहीं है, मतलब हिमालय, जैसे कि हिमालय हो गया, राम, ताजमहल, दिल्ली, गंगा, लखनऊ, ये शब्द कैसे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नोट करके कुछ लिखा है, उपरोक्त शब्दों का प्रयोग जब अनेक व्यक्ति, स्थित, वर्ग, समूह या एक जाति विशेष के लिए किया जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातवाचक संज्ञा बन जाती है। अब हम बात कर लेते हैं जातवाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जातवाचक। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जातवाचक संज्ञा। अर्थात जिसके जैसा और भी हो, जिसके जैसा और भी हो। जैसे कि मनुष्य, मनुष्य तो बहुत सारे हैं, ये मनुष्य, वो मनुष्य। मनुष्य कैसा है? कैसी संज्ञा है? जातवाचक। पर्वत कैसी संज्ञा है? जातवाचक। जैसे कि मनुष्य, पर्वत, नदी, नदी जैसे कि पूछ ले सिंधु नदी तो कैसे हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। लेकिन नदी शब्द कैसा है? जातवाचक है। नदी है, लड़की है, लड़की का नाम यदि ले लिया जाए जैसे कि शीला, गीता, तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन लड़की खाली शब्द दिया है तो जातवाचक संज्ञा होगी। हाथी, फल, देश, ये शब्द कैसे हैं? ये सब व्यक्तिवाचक हैं। और वकील, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, जुलाहा, ज्वालामुखी, वर्षा, ये शब्द कैसे हैं? जातवाचक संज्ञा है। जैसे कि फलों का राजा आम है, फलों का राजा आम है। यदि फलों के बारे में पूछ ले कि फलों के नीचे अंडरलाइन लगा है, पूछ ले फलों का राजा आम है, तो फल क्या है? तो फल जातवाचक होगा। क्या होगा? जातवाचक। यदि पूरा वाक्य दिया गया है और आम के नीचे अंडरलाइन की हुई है, पूछ ले फलों का राजा आम, आम क्या है? तो आम क्या है? तो आम व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। जैसे कि जानवर में शेर ताकतवर होता है, तो जानवर क्या हो गया? जातवाचक। लेकिन शेर शब्द क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। और जैसे देख लें दशहरी आम सबसे मीठा आम है, तो यदि आम खाली आम पूछ ले तो आम इसमें क्या हो जाएगा? जातवाचक होगा। लेकिन दशहरी आम क्या है? दशहरी आम व्यक्तिवाचक या फिर द्रव्यवाचक होंगे। जैसे कि शेर ताकतवर होता है, तो शेर, अब इसमें शेर क्या हो जाएगा? जातवाचक हो जाएगा। क्या होगा? जातवाचक। क्योंकि शेर की भी कई वैरायटियां पाई जाती हैं। जैसे गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो गांधी क्या है? व्यक्तिवाचक। और राष्ट्रपिता शब्द क्या है? जातवाचक। अब बात कर लेते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों जिनको मापा तौला जा सके उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। या फिर जिनको मापा तौला जाए वो क्या है? द्रव्यवाचक। या जिनकी गिनती ना हो सके वो क्या है? द्रव्यवाचक। जैसे कि सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी, पानी, धुआं, ऑक्सीजन, ये शब्द क्या हैं? ये सब द्रव्यवाचक हैं। ठोस व तरल पदार्थ जैसे कि पत्थर, लोहा, पानी, दूध, घी, ये शब्द क्या हैं? द्रव्यवाचक हैं। धातु और अधातुएं जैसे सोना, चांदी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, पीतल, ये शब्द क्या हैं? द्रव्यवाचक हैं। जो ढेर के रूप में हो जैसे मिट्टी, क्या है? द्रव्यवाचक। जिसे मापा तौला जा सके जैसे आटा, चावल, दूध, आम, ये शब्द क्या है? द्रव्यवाचक हैं। जो अगणनीय हो मतलब गिना ना जा सके, जो अगणनीय हो मतलब गणना योग्य हो, जैसे कि केला, अंडे गणना की जाती है, तो ये क्या है? द्रव्यवाचक हैं। अब बात कर लेते हैं समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है। जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय
का बोध होता है या जिनकी गिनती हो उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं। जैसे कि संघ, संगठन, समिति, सभा, सेना, कक्षा, भीड़, कबीला, काफिला, गुच्छा, गिरोह, झुंड, झुरमुट, जत्था, बाजार, पुलिस, परिवार और खौद, संसद, मंत्र परिषद। ये शब्द कैसे हैं? ये सब समूहवाचक संज्ञा है। कैसे हैं? समूहवाचक। अब बात कर लें भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य या भाव का बोध कराएं उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक। किसी की गुण, दशा, स्वभाव, कार्य या भाव का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ये हमेशा एक वचन होते हैं। कैसे होते हैं? एक वचन होते हैं। अदृश्य रहते हैं, मतलब दिखाई नहीं देती हैं, दिखते नहीं हैं। ये अपारदर्शी होते हैं, अस्पर्शी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्पर्शी, मतलब उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अनुभवजन्य होते हैं, मतलब अनुभव हम कर सकते हैं। और प्रत्यय लगा होता है। क्या लगा होता है? प्रत्यय शब्द लगा होता है। कुछ बिना प्रत्यय के ही स्वतंत्र होते हैं। क्या? भाववाचक संज्ञाएं। जैसे कि भलाई, भाव है भलाई, सच्चाई, बुराई, मिठास, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, सुंदरता, हरियाली, हर्षित, क्रोधित, प्रेम, प्रेमी, उमंग, उल्लास, फौजी, मोहब्बत। भलाई को हम क्या गिन सकते हैं? देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो भलाई ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। कैसी संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है। भाववाचक संज्ञा के निर्माण 5 या फिर 6 प्रकार से हम कर सकते हैं। 6 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? जैसे ऊंचा क्या है? विशेषण है। ऊंचा से ऊंचाई हो गई, प्रत्यय लग गया, प्रत्यय लग गया, तो ऊंचा से ऊंचाई और नीचा से निचाई। ये सब कैसे हैं? ऊंचाई और निचाई भाववाचक संज्ञाएं हैं। सर्वनाम से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? निज क्या है? निज सर्वनाम है, लेकिन ता शब्द लग गया, निजता। निजता शब्द कैसा है? भाववाचक संज्ञा। अहम से अहंकार हो गया, अहंकार क्या है? भाववाचक संज्ञा। अपना से अपनत्व हो गया, मम से ममत्व या फिर ममता हो गया है। कैसे शब्द हैं? ममत्व और ममता, अहंकार और अपनत्व, ये शब्द कैसे हैं? ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। और बात कर लेते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। उड़ना, उड़ना से उड़ान हो गया, हंसना से हंसी हो गया, दौड़ना से दौड़ हो गया। और जात से जातवाचक से हम कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? जिससे लड़का से लड़कपन हो गया, चिकित्सा से चिकित्सक से चिकित्सा हो गया, नेता से नेतृत्व हो गया और हिंदू से हिंदुत्व हो गया। अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे कि धिक से धिक्कार, तेज से तेजी और दूर से दूरी, समीप से समीप। और व्यक्तिवाचक से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जैसे राम से रामत्व हो गया, शिव से शिवत्व हो गया। ये सब कैसे हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञाएं। अब हम कुछ नोट करके पॉइंट लिखे हैं, देख लेते हैं उसके बारे में। यदि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए तो ये संज्ञाएं जातवाचक संज्ञा हो जाती हैं। यदि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए तो जातिवाचक बन जाती हैं। जैसे कि चोरी शब्द कैसा है? भाववाचक है, और इसका बहुवचन हम बना दें चोरी का तो चोरियां हो गई। तो चोरियां शब्द क्या कैसी संज्ञा हो जाएगी? चोरियां शब्द जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि बीमारी शब्द कैसी संज्ञा है? बीमारी शब्द भाववाचक संज्ञा है। यदि बीमारी को बहुवचन बना दें, बीमारियां हो गए, तो बीमारियां शब्द कैसा है? बीमारियां शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि ऊंचाई शब्द
भाववाचक है। ऊंचाई से ऊंचाइयां बना दें तो कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऊंचाइयां कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। अब हमने नोट करके कुछ पॉइंट लिखा है, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो पशु यदि पूछ ले पशु शब्द कैसी संज्ञा है, तो पशु शब्द जातवाचक संज्ञा हो जाएगी। यदि बाघ के बारे में पूछ ले बाघ शब्द कैसा है, हो जाएगा, कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो बाघ शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यदि पूछ ले आम रसीला है, और आम पूछ ले आम क्या है, तो आम शब्द क्या है? तो आम शब्द जातवाचक भी संज्ञा होगी और द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि गणना कर सकते हैं इसलिए द्रव्यवाचक। और आम की कई वैरायटियां होती हैं इसलिए जातवाचक संज्ञा। और यदि पूछ ले मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति जागरूकता किया। गंदगी क्या है? गंदगी शब्द ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, तो यानी कि भाव है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। गंदगी कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा। और हम देख लेते हैं सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं? सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति को विश्लिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्लिष्ट कहते हैं। और सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं? संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं? विश्लिष्ट कहते हैं। और सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं? संश्लिष्ट कहते हैं। और शब्द हम देख लेते हैं संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त